नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से दिया इस्तीफा। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर राष्ट्रपति को भेजा इस्तीफा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल का जताया आभार। मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद में विपक्ष का हंगामा। बार बार के स्थगन के बाद भी नहीं चल सकी लोकसभा। भाजपा का विपक्ष पर वार। कार्यमंत्रणा समूह की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा कराए जाने को लेकर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी ने मानसून सत्र को बताया विजयोत्सव। राजनीतिक दलों से देश हित में मिलकर काम करने की अपील। कहा, दुनिया ने देश की सैन्य क्षमता की ताकत देखी है। आतंक के साजिशकर्ताओं को उनके ठिकानों में ध्वस्त कर दिया। सरकारी आवास से जली नकदी बरामदगी मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने की कवायद तेज। 150 से अधिक लोकसभा सदस्यों ने हस्ताक्षर करके ओम बिरला को सौंपा महाभियोग प्रस्ताव लाने से जुड़ा ज्ञापन। राज्यसभा में भी दिया गया नोटिस। तीस जुलाई को शाम GSLV F-16 से लॉन्च होगा इसरो और नासा का सबसे बड़ा मिशन निसार। $1.5 बिलियन की लागत वाला निसार होगा अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। करेगा धरती की निगरानी। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। जगदीप धनखड़ ने सोमवार को उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई। उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस्तीफा पत्र पोस्ट करते हुए कहा, आदरणीय राष्ट्रपति जी, स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता देने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत की राष्ट्रपति के प्रति उनके अटूट समर्थन और मेरे कार्यकाल के दौरान हमारे बीच बने सुखद एवं अद्भुत कार्य संबंधों के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। उन्होंने आगे लिखा कि मैं प्रधानमंत्री और सम्मानित मंत्रिपरिषद के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। संसद के सभी सदस्यों से मुझे जो गर्मजोशी, विश्वास और स्नेह मिला है वो हमेशा मेरी स्मृति में रहेगा। मैं हमारे महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में प्राप्त अमूल्य अनुभवों और अंतर्दृष्टि के लिए तहे दिल से आभारी हूं। जगदीप धनखड़ ने आगे लिखा कि इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान भारत की उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति एवं अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना मेरे लिए सौभाग्य एवं संतुष्टि की बात रही है। हमारे राष्ट्र के इतिहास के इस परिवर्तनकारी युग में सेवा करना मेरे लिए एक सच्चा सम्मान रहा है। इस प्रतिष्ठित पद से विदा लेते हुए मैं भारत के वैश्विक उत्थान और अभूतपूर्व उपलब्धियों पर गर्व महसूस कर रहा हूं और इसके उज्जवल भविष्य में अटूट विश्वास रखता हूं। और ये अपने एक्स संदेश में उपराष्ट्रपति ने इसके जरिए इस्तीफे की बात लिखी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बताई गई हैं। एक नजर डालते हैं जगदीप धनखड़ के राजनीतिक सफर पर। जगदीप धनखड़ वे शख्सियत हैं जो देश के 14वें उपराष्ट्रपति बनने के साथ साथ जिनके पास कानून और सियासत का लंबा अनुभव रहा है। जहां एक ओर वे 1987 में राजस्थान उच्च न्यायालय के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, वहीं 1989 में झुंझुनू से लोकसभा का चुनाव जीतकर अगले ही साल चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी बन गए।
जगदीप धनखड़ बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन नीतियों से नाखुश होकर उन्होंने 2003 में बीजेपी का दामन थाम लिया। वे 1993 से 1998 के बीच अजमेर की किशनगढ़ विधानसभा से विधानसभा के सदस्य भी रहे। राजस्थान की किसान पृष्ठभूमि से आने वाले जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में 18 मई 1951 को हुआ। साल 1989 में उनका विवाह सुदेश धनखड़ से हुआ। धनखड़ की शुरुआती पढ़ाई गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल करके चित्तौड़गढ़ के सैनिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने जयपुर के प्रतिष्ठित महाराजा कॉलेज से बीएससी ऑनर्स की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से ही कानून की पढ़ाई की। उन्होंने वर्ष 1989 में राजस्थान बार काउंसिल की सदस्यता ली और 27 मार्च 1990 को वे सीनियर एडवोकेट बने। उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने से पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे। उन्होंने 30 जुलाई 2019 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने राज्यपाल रहते हुए प्रदेश में कई साहसिक फैसले लिए, जिसमें प्रमुख रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, और इस पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा, ऋषि कुमार और अखिलेश सुमन। सबसे पहले मैं शैलेंद्र आपके पास आना चाहूँगा। देखिए, चूंकि आप तीनों ही पिछले लंबे समय से संसद को कवर करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, चूंकि अब हम देख रहे हैं कि संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और अचानक से ये इस्तीफा आ जाना, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है आपकी नजर में? जी देखिए, इस बात की बड़ी कयासबाजी हो रही है कि उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस तरह से अचानक इस्तीफा क्यों दिया, जब मानसून सत्र का पहला ही दिन है। लेकिन आप उस चिट्ठी पर गौर करें जो इस्तीफा देते वक्त उन्होंने राष्ट्रपति को लिखी है। जी। बहुत स्पष्ट है कि स्वास्थ्य कारण बताया है। और हम जानते हैं कि आप इससे पहले एक कार्यक्रम में उनकी जब तबीयत खराब हुई थी, उन्हें अस्पताल में भी थोड़ी देर के लिए भर्ती कराना पड़ा था। और आप पिछले सत्र में देखें तो कुछ समय के लिए वो सदन का संचालन नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको सर्जरी हुई थी हार्ट की। उसके बाद आए थे, उनके स्वास्थ्य लाभ की सभी ने कामना की थी और कहा था कि वो प्रतिबद्धता दिखाते हुए आ गए थे सदन में अपना जो उनकी जिम्मेदारी है उसको निभाने राज्यसभा के सभापति के तौर पर। लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ये चर्चा थी। हाँ, ये जरूर है कि अब उनके इस्तीफे के बाद इस तरह की कयासबाजी लगाई जा रही है कि मानसून सत्र के पहले ही दिन जब आज उन्होंने सदन का संचालन किया, और हम जानते हैं कि जब तमाम महत्वपूर्ण कार्रवाई उनकी अगुवाई में हुई, तब अचानक शाम को इस्तीफा देना, तो उससे मीडिया में कयासबाजी हो रही है। लेकिन आप देखें कि उस पत्र पर सभी को नजर डालना चाहिए जो लोग कयासबाजी करते हैं कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा देते हुए स्पष्ट तौर पर अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने ये राष्ट्रपति को जो इस्तीफा भेजा उसमें उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्रिमंडल के सदस्यों को, सांसदों को उन्होंने धन्यवाद दिया है, आभार जताया है और ये भी कहा है कि देश जिस तरह से उन्नत कर रहा है ये देखकर उन्हें खुशी है। तो बहुत स्पष्ट हो जाता है, इसमें और कयासबाजी करना हालांकि मीडिया का एक काम है और कई बार हम देखते हैं कि ये बात पता करने की कोशिश की जाती है कि क्या कोई और वजह हो सकती है, चूंकि टाइमिंग ऐसी है। लेकिन फिलहाल पत्र देखकर तो यही लगता है कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया। बिल्कुल ठीक है। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, देखिए, चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया उपराष्ट्रपति ने अपने पत्र में, जो कि राष्ट्रपति को उन्होंने भेजा है, और सभी को धन्यवाद भी दिया है। और इस माहौल में इतने समय जो उपराष्ट्रपति के तौर पर देश की सेवा करने का मौका मिला उन्हें, उसके लिए उन्होंने अपने आप को सौभाग्यशाली भी बताया है। लेकिन फिर भी उनके कार्यकाल की यदि हम समीक्षा करें तो कैसे देखेंगे आप, और आपकी प्रतिक्रिया उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर? देखिए, निश्चित तौर पे उनका जो कार्यकाल है काफी महत्वपूर्ण रहा है, खास करके जब वो बंगाल से गवर्नर बन के आए यहाँ पे। तो बंगाल में जिस तरह की स्थितियां थी, बंगाल में जब गवर्नर के रूप में उन्होंने कोशिश की कि वो वहां हस्तक्षेप करें ताकि वहां जो कानून और शासन का राज है
वो ठीक तरीके से स्थापित हो। बंगाल के गवर्नर के रूप में उन्होंने कई बार लगा कि वो कन्फ्रंट कर रहे हैं ममता बनर्जी जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन निश्चित तौर पे यह एक कह सकते हैं कि उनके लिए एक अच्छी बात हो गई और वही उपराष्ट्रपति के रूप में प्रस्तावित हुए। उनका नाम बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में वो उपराष्ट्रपति बनकर आए। और जैसा कि आप जानते हैं पराक्रम की उपराष्ट्रपति का जो पद है वो केवल उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता, वो पद जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन का भी पद होता है। एकमात्र ऐसा पद है जो कि दो पदों पे एक व्यक्ति बैठता है, एक उपराष्ट्रपति के रूप में और दूसरा चेयरमैन के रूप में। तो चुनौतियां जो है वो चुनौतियां उनकी दोहरी हो जाती है और इस दोहरी चुनौती की वजह से बहुत ही जरूरी होता है कि आपका शरीर जो है आपको ठीक से साथ दे। तो उसमें कह सकते हैं कि उपलब्धियों की में एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की कि राज्यसभा का जो काम है वो काम ठीक ठाक से चले। और जैसा कि आप देखते हैं कि आप तुलना अगर करेंगे लोकसभा और राज्यसभा में, तो राज्यसभा में व्यवधान का जो प्रतिशत है वो आमतौर पे ज्यादा रहता है लोकसभा की तुलना में। हमेशा से ऐसा देखा गया है क्योंकि राज्यसभा एक विपक्ष की कई बार लगती है कि उपस्थिति ज्यादा होती है, तो इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की कि विपक्ष की बातों को भी रखें, लेकिन एक जो सत्ता पक्ष की जो लेजिटिमेट चीजें हैं, लेजिटिमेट चीजों को भी स्थापित करने में मदद करे। उन्होंने कोशिश की और बार बार वो लगातार खुद भी लगातार कह सकते हैं गार्जियन के रूप में बोलते रहे, लोगों को समझाते रहे। और मैं एक बात बताऊं पराक्रम की, आज भी शाम में 6 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अब उन्होंने इस्तीफा दिया है, आज भी शाम 6 बजे उन्होंने विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक की थी। और जो मुझे सूत्रों से पता चला कि विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक में हालांकि उन्होंने कोई इस तरीके का संकेत नहीं दिया, लेकिन उनके साथ इस बात की वो कोशिश कर रहे थे कि जो सदन का सत्र का आज पहला दिन है और आगे एक लंबा इस सदन को चलना है और ऐसे में ये सदन सुचारू रूप से चले, और इस बात की वो कोशिश कर रहे थे। विपक्ष के नेताओं के साथ वो अपील कर रहे थे, एक तरीके से कहे कि उनसे विनती कर रहे थे। तो ऐसे में कहते कि उपराष्ट्रपति का जो काम है बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और इस चुनौतीपूर्ण समय में खास करके जब से ये उपराष्ट्रपति बने, पॉलिटिक्स बहुत ही डिवाइडेड पॉलिटिक्स रही है और वो डिवाइडेड पॉलिटिक्स जब होती है तो सदन में भी उसका दिखता है, उसका प्रभाव दिखता है। और उस डिवाइडेड पॉलिटिक्स के बीच में अगर ये कोशिश कर रहे थे सुचारू रूप से चलाने की, तो कह सकते हैं कि उपलब्धि का था। एक बार अनुशासन के कारण इन्होंने कुछ सख्त निर्णय भी अपने कार्यकाल में इन्होंने लिए, कई सांसदों को इन्होंने निलंबित भी किया। तो कह सकते हैं कि इनका जो कार्यकाल था सख्ती के लिए, समझाने के लिए और जो एक लेजिटिमेट इशू है उसको बहस में लाने के लिए इनका जो कार्यकाल है जाना जाएगा। ठीक है, ऋषि कुमार भी हमारे सहयोगी बने हुए हमारे साथ। देखिए ऋषि कुमार, जो बात का जिक्र अखिलेश सुमन कर रहे हैं, निश्चित रूप से जिस तरीके से संसद के उच्च सदन को जगदीप धनखड़ ने चलाया वो काबिले तारीफ है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कैसे समन्वय बनाते हुए सदन की कार्रवाई नियम के अनुरूप चले, ऐसा प्रयास उन्होंने किया। लेकिन 2 दिन पहले की उपराष्ट्रपति की टिप्पणी यहां पर महत्वपूर्ण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जो भी कुछ सोचते हैं और उसके बाद में यदि सामने वाला जो व्यक्ति है या सामने वाला जो पक्ष है वो कुछ और सोचता है तो इसका मतलब यह है कि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभी की सोच अलग अलग हो सकती है। ऐसे में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और यह भी उन्होंने इशारा किया था कि आजकल के जो राजनीति है वो एक तरीके से मर्यादाएं लांघ रही हैं, तो उनकी कोशिशें लगातार ऐसी थी कि मर्यादा का ध्यान रखा जाए, संस्कारों का ध्यान रखा जाए संसद की यदि हम बात करें तो। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर जगदीप धनखड़ जी को याद किया जाएगा तो इसी बात के लिए कि वो सबसे ज्यादा इस बात के धनी थे कि वो अपनी बात को बहुत ज्यादा बेबाकी से रखते थे। सिर्फ आप सदन के अंदर ही नहीं, जब वो चेयर पर बैठे होते थे उस समय भी अपने ऑब्जर्वेशंस देते थे और कई बार बहुत लंबे लंबे ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से पूरे सदन को संबोधित भी करते थे और कहते थे कि किस तरीके से जो हमारे मूल्य हैं, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं और जो नियमों को लेकर आगे बढ़ने की जो नीति है उसको कैसे मजबूत बनाना है। इसके अलावा जब सदन से बाहर भी जो अलग अलग कार्यक्रमों में जब वो भाग लेते थे तो उस समय भी उनके जो वक्तव्य होते थे वो खबरें बनते थे, चाहे वो संसद की कार्यवाही से संबंधित रहा हो, चाहे वो कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंध रहा हो, कार्यपालिका और विधायिका से का संबंध रहा हो। इन सभी मुद्दों पर वो अपनी राय बेबाकी से रखते रहे
और तमाम हलकों में कई बार उनकी आलोचना हुई, कई बार उनका समर्थन हुआ, तो वो इस बात की परवाह नहीं करते थे, लेकिन जो उनका पक्ष होता था उसे बेबाकी से रखते थे। इस बात के लिए मुझे लगता है उन्हें ईमानदारी से याद किया जाएगा, और जो कोशिश उन्होंने की, चाहे वो सदन को चलाने के लिए या व्यवस्था में अपनी तरफ से जो अपनी मूल्य जोड़ने की, उसमें उन्हें इस बात के लिए भी याद किया जाएगा कि एक सख्त चेयरमैन के तौर पर भी वो रहे। उन्होंने कार्यवाही, सदन के अंदर कार्यवाहियां भी की, जी। लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित किया कि जो सदन के अंदर जो कामकाज है वो ज्यादा से ज्यादा हो, कामकाज प्रभावित ना हो। और जब जब चर्चाएं हुई हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने मिलकर कामकाज किया है, अच्छी चर्चाएं की हैं, सार्थक चर्चाएं हुई हैं उनके समय में, तो उसको उन्होंने सभी को, चाहे वो सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, सभी को सराहा और कहा कि यही हमारे जिसे कहते हैं कि हेल्दी एटमॉस्फेयर होते हैं, जिसमें हम मनभेद नहीं करके सिर्फ मतभेद के आधार पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जी। तो निश्चित तौर से आजाद जी के बाद जिस तरीके से उपराष्ट्रपति पद को अगर हम देखें तो पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के पद पर किसी के रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। हालांकि उपराष्ट्रपति पद के पर रहते हुए मृत्यु जरूर हुई है, जो कि कार्यकाल उनका पूरा नहीं हुआ, लेकिन कार्यकाल पूरा न करने का बड़ा पहला जो कारण है इस्तीफे का, वो पहला है। और इस मामले में भी उन्हें याद किया जाएगा कि उन्होंने पद पर रहते हुए स्वास्थ्य कारणों से ही सही, लेकिन पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल में बीच में इस्तीफा दिया। ठीक है शैलेंद्र, देखिए ऋषि कुमार ने जो बात कही है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि पहली बार भारतीय राजनीति के इतिहास में और संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पद पर रहते हुए कार्यकाल पूरा किए बगैर इस्तीफा दिया है। देखिए मानसून सत्र का सिर्फ आगाज है और वो आगाज भी जो है वो व्यवधान से भरा हुआ रहा है। विपक्ष आक्रामक है सरकार पर। आपको नहीं लगता कि विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के तौर पर, क्योंकि राजनीति तो निश्चित रूप से इस पर होगी, सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी? देखिए अब विपक्ष को क्या मौका मिला, इसमें ये कयासबाजी उतनी उचित नहीं होगी, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद है, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति को जो उन्होंने त्यागपत्र दिया उसमें तो उन्होंने कारण गिनाए ही, और साथ ही साथ बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। ये जरूर है कि टाइमिंग को लेकर बहुत सारी कयासबाजी होगी, और हम जानते हैं कि जिस तरह से वो तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रहते थे जब अपने पद के संचालन के दौरान, और कई बार काफी सख्त राज्यसभा के सभापति के तौर पर वो काम करते नजर आते थे। और हमने देखा कि आप पिछले कुछ दिनों में देखें, आज ही जो लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर 150 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जो महाभियोग लाने का जो नोटिस दिया, और राज्यसभा के भी 50 से ज्यादा सांसदों ने जो दस्तखत उस पर किया है। इस मुद्दे पर वो बहुत मुखर होकर बातचीत करते रहते थे और उनके बयान भी बहुत सुर्खियों में रहते थे। तो एक बहुत बेबाक एक तरह से पहले राजनेता और फिर जो संवैधानिक पदों पर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। अखिलेश सुमन ने बताया कि किस तरह से ममता बनर्जी से उनके टकराव की खबरें थी, जब कानून व्यवस्था के मुद्दे पर वो सलाह दिया करते थे पश्चिम बंगाल सरकार को, और उपराष्ट्रपति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में वो सख्त हिदायत, कई बार जब नियमों का पालन सांसद नहीं करते थे तो सख्त हिदायत भी देते थे, और कई बार ये भी कहा गया कि वो जरूरत से ज्यादा कठोर है, सांसदों को निलंबन झेलना पड़ा। तो ये निश्चित तौर पर एक कठोर और सख्त राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा है। कई बार विपक्ष के साथ भी उनका काफी टकराव हुआ, और हमने देखा कि तीखे आरोप प्रत्यारोप भी चले। बाद में फिर विपक्ष के लोगों को यह एहसास हुआ कि जो राज्यसभा के सभापति का जो पद है, जो उसकी गरिमा है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए, और उन्हें वापस भी लिया एक तरह से। कई बार हमने देखा कि जो नोकझोंक हुई, तो निश्चित तौर पर उनका एक बहुत लंबा एक अनुभव रहा है अलग अलग पदों पर, पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में और राज्यसभा के सभापति के रूप में, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके लिए वो याद भी किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है कि वो ठीक है। अखिलेश सुमन हमारे साथ हैं। अखिलेश, एक महत्वपूर्ण सवाल अब ये भी है, देखिए संसद का मानसून सत्र चल रहा है और चलते सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति का इस्तीफा। अब ऐसे में राज्यसभा के उपसभापति के लिए किस तरह की प्रक्रिया जो संसदीय व्यवस्था और नियमों के हिसाब से होगी, वो अब किस तरीके से होगी, कैसे आगे इसका काम होगा, ये समझना चाहेंगे आपसे। नियम क्या कहता है?
देखिए, निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से ये होता है कि अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित रहेंगे, राष्ट्रपति किसी भी कारण से पद पे नहीं है, तो उपराष्ट्रपति का पद इसीलिए बनाया गया था कि वैसी स्थिति में उपराष्ट्रपति काम करेंगे। ठीक है। लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति की भूमिका चेयरमैन के रूप में भी होती है और चूंकि कह सकते हैं कि राज्यसभा की पूरी जिम्मेदारी चलाने की पूरी जिम्मेदारी, नियम कानून सारे जो है उपराष्ट्रपति के टेबल से ही होकर गुजरता है। तो निश्चित तौर पे ऐसे समय में जो उपसभापति है हरिवंश के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। और जैसा कि आपने देखा था पिछले बार कि जब उपराष्ट्रपति अस्वस्थ थे, वैसे मौके पे हरिवंश की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो गई थी। हरिवंश ने ही सदन को चलाया था और काफी अच्छे तरीके से उन्होंने सदन को चलाने की कोशिश की थी। तो उनके भी इक्वेशन जो है वो विपक्ष से भी अच्छे हैं, सत्ता पक्ष से भी अच्छे हैं। तो निश्चित तौर पे यह जो खालीपन है, यह खालीपन भरा जाएगा निश्चित तौर पे उपसभापति जो हरिवंश है, हरिवंश के द्वारा। और हरिवंश इस बात के लिए कह सकते हैं कि वो आधिकारिक होंगे कि वो उनके अपने उपसभापति के रूप में ऑन बिहाफ ऑफ इन एब्सेंस ऑफ सभापति वो निर्णय ले सकते हैं। निश्चित तौर पे भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं कि अगर कोई एक बड़े पद पे अनुपस्थिति है तो उस पे उसके बाद वाला जो है उस अनुपस्थिति को दूर कर सकता है। लेकिन चूंकि ये लंबा सत्र है, काफी महत्वपूर्ण सत्र है, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद चलने वाला पहला सत्र है जिससे कि भारत ने जो पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है। तो यह जो सत्र है, इस सत्र में काफी महत्वपूर्ण जो है कई तरह के बिल भी आने वाले हैं। निश्चित तौर पे कभी कहते हैं कि उपसभापति के कंधे पे बड़ी जिम्मेदारी। अंतिम प्रतिक्रिया ऋषि कुमार आपसे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण होगा अब ये समझना कि भारत का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। बिल्कुल, ये तो एक यक्ष प्रश्न है। निश्चित तौर से अब उपराष्ट्रपति के चयन की भी बात होगी और ऐसे में जबकि अभी जो हालात हैं, जैसे कि अखिलेश सुमन भी कह रहे थे कि सबसे पहले तो जो उपसभापति हैं उनके ऊपर चुनौती है कि वो नियमों के तहत अब सभापति के तौर पर भूमिका निभाएं। क्योंकि इससे पहले जब सभापति स्वास्थ्य कारणों की वजह से अनुपस्थित थे तब परिस्थिति अलग थी। अब वो है ही नहीं, पद पर ही अगर नहीं है तो ऐसे में उनके ऊपर जो जिम्मेदारी आ जाती है, तो मुझे लगता है कि कुछ जरूर उनके ऊपर लिमिटेशंस रहेंगे क्योंकि वो राष्ट्रपति और सभापति के पद पर नहीं है, उपराष्ट्रपति या सभापति के पद पर नहीं है। तो ऐसे में उनके पास अधिकार तो होंगे सभापति के तौर पर काम करने के, लेकिन किस तरीके से वो काम कर पाएंगे, किस तरीके से काम करने की उन्हें आजादी मिलेगी, एक तो बड़ी चुनौती ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ राजनीति होती है, सत्ता पक्ष किसे अब आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये चयन होना अब जरूरी है क्योंकि सभापति के तौर पर, राज्यसभा के सभापति के तौर पर हम इस पद को लंबा खाली समय तक नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा प्रश्न होगा। ठीक है, और समय की कमी है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। चूंकि समय हमारे पास अभी के लिए इतना ही है, लेकिन अब ये महत्वपूर्ण है कि जो उपराष्ट्रपति है भारत का, अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे जगदीप धनखड़ के बाद, चूंकि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बहरहाल संसद के मानसून सत्र की शुरुआत काफी व्यवधान से भरी रही है। संसद के दोनों ही सदनों में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया। इस बीच सरकार ने एक बार फिर दोहराया कि वो हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। शुरू हुआ संसद का मॉनसून सत्र। पहले ही दिन विपक्ष का हंगामा। सरकार ने कहा हर मसले पर चर्चा को तैयार। सरकार तैयार, फिर क्यों संसद में तकरार। मॉनसून सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर की मांग को लेकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कहा गया कि सरकार नियमों के मुताबिक चर्चा को तैयार है, लेकिन हंगामा जारी रहा, जिसके चलते दिन में बार बार स्थगन के बाद 4 बजे सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसा भी आपके द्वारा अथवा स्पीकर महोदय के द्वारा तय किया जाएगा, उसके तहत हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के इस व्यवहार पर नाराजगी जाहिर की। हालांकि नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सदन के बाहर जाकर कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं दिया गया। सरकार की ओर से राहुल के बयान पर करारा पलटवार किया गया। डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, मगर अगर विपक्ष का कोई कुछ कहना चाहता है तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की निजी ड्राइंग रूम नहीं है। जब चाहे, जिसको चाहे, जिस प्रकार की भाषा से बात तो कर सकते हैं। ये भारत की संसद है, विधि व्यवस्था के तहत सभी को रहना पड़ेगा। वो भी चर्चा करे, चर्चा से खुद भाग रहे हैं। उधर राज्यसभा में भी सुबह ही सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग की गई। इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के नोक-झोंक के चलते सदन की कार्यवाही एक बार स्थगित करनी पड़ी। कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से बाइकआउट भी किया। पहलगांव एंड ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपने जो दुनिया को बताया, हमको बताया, हिंदुस्तान के लोगों को बताया, उसकी बात कर रहा हूं। हमारे को इंफॉर्मेशन तो देना चाहिए। हमारे से तो आपने मदद ली। आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे। इस बीच लोकसभा की कार्य मंत्रणा समूह की बैठक में कई अहम विधेयकों पर सदन में चर्चा कराए जाने को लेकर सहमति बनी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में 16 घंटे चर्चा कराए जाने को लेकर भी सहमति बनी है। ऐसे में देखना होगा कि मंगलवार को क्या दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलेगी। नीरज सिंह के साथ शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद के मानसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। 22 मिनट भारत के दुश्मनों को भारी पड़े। 6 और 7 मई वाली रात मेड इन इंडिया मिसाइलों का कहर पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों ने देखा तो दुनिया ने देखा भारतीय हथियारों का दम। नए भारत की क्षमता और मानवता के दुश्मनों के खिलाफ भारतीय सेना का अदम्य साहस, कौशल। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। सैन्य शक्ति का ये नया स्वरूप, इस पर भी दुनिया बहुत आकर्षित हुई है। इन दिनों विश्व के जिन जिन लोगों से मिलना होता है तो भारत के इस मेड इन इंडिया जो औजार तैयार हो रहे हैं, उसके प्रति दुनिया का आकर्षण बढ़ रहा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के मौके पर प्रधानमंत्री ने बताया कि बीते दशक में देश ने शांति और प्रगति को कदम से कदम मिलाकर चलते देखा है। वहीं देश ने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सभी राजनीतिक दलों की एकजुटता भी देखी है। दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज
राष्ट्रहित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि सैन्य शक्ति को सराहा जाए। विजयोत्सव के इस मौके पर देश के सामर्थ्य का गौरव गान किया जाए। दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। देश लो इन्फ्लेशन के साथ हाई ग्रोथ की दिशा में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी वजह से 25 करोड़ लोग बीते 10 साल में गरीबी से बाहर आए हैं। सही नीतियों और दृढ़ संकल्प की वजह से रेड कॉरिडोर ग्रीन ग्रोथ जोन बन रहे हैं। डिजिटल इंडिया और यूपीआई की क्रांति दुनिया के सामने है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में भारतीय तिरंगा पहुंचा है। ऐसे में सभी को एकजुट होकर राष्ट्र हित की दिशा में काम करना होगा, जिससे देश के 140 करोड़ लोग प्रेरित हों। ऋषि कुमार और सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इसरो और नासा संयुक्त रूप से अंतरिक्ष के क्षेत्र में कीर्तिमान रचने की तैयारी में है। दरअसल 30 जुलाई को इसरो और नासा मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट को प्रक्षेपित करेंगे। इस मिशन को निसार नाम दिया गया है। इसरो के GSLV F-16 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो एक बार फिर स्पेस में नया कीर्तिमान रचने जा रहा है। दरअसल इसरो नासा के साथ मिलकर मानव इतिहास का सबसे ताकतवर सैटेलाइट प्रक्षेपित करने की तैयारी में है। इस मिशन को निसार का नाम दिया गया है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक निसार 30 जुलाई की शाम 5:30 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे इसरो के GSLV F-16 द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार मिशन पर जानकारी साझा की। दक्षिणी कैलिफोर्निया स्थित नासा की जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला ने अपने एक्स, फेसबुक और YouTube चैनलों पर इस ब्रीफिंग का सीधा प्रसारण किया। The NISAR satellite is in India in its final preparations for launch, coming up on July 30th. What you see here is the spacecraft bus is this square cube over here on the right, and that's what provides all the services to operate the satellite. These solar array panels are attached to the spacecraft bus, and that's for powering the system. The radars are then used to illuminate this very large antenna you see here, and that's probably the most prominent feature that the NISAR satellite. दरअसल 1.5 अरब डॉलर की लागत से तैयार ये सैटेलाइट अब तक का सबसे महंगा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होगा। निसार धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला सैटेलाइट है। इसमें 2 अलग-अलग बैंड के रडार हैं। यही वजह है कि ये घने जंगल के नीचे भी आसानी से रडार के जरिए डाटा एकत्र करेगा। अगर निसार की खासियत की बात की जाए तो ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी को स्कैन करेगा। इसके साथ ही हर मौसम में HD क्वालिटी में दिन रात के आंकड़े प्रदान करेगा। 2392 किलोग्राम वजनी निसार एक अनूठा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। निसार मिशन पृथ्वी की सतह में सूक्ष्म परिवर्तनों का पता लगा सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि धरती पर जमी बर्फ कितनी है, जमीन कैसी है, इकोसिस्टम कैसे बदल रहा है, समुद्र का जलस्तर कितना बढ़ रहा है और भूजल स्तर में क्या बदलाव हो रहे हैं। दरअसल निसार की लॉन्चिंग इसरो और नासा की तकनीकी टीमों के बीच पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से चल रहे मजबूत सहयोग का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कर्नाटक में मूडा मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने विपक्ष से माफी की मांग की है। लेकिन विधान परिषद विपक्ष के नेता चलवादी नारायण स्वामी ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर पलटवार किया है। चलवादी नारायण स्वामी ने मुख्यमंत्री द्वारा माफी मांगने को ही सवालों की कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर प्रवर्तन निदेशालय को कागजात नहीं उपलब्ध कराने का आरोप लगाया। ये बेसलेस केस नहीं है, ये पूर्ण बेस रहने वाला केस है। 14 साइट्स क्यों दिया है वापस? वो दलितों का जमीन मूडा ले लिया था। ये आपके ऊपर ये केस आया ना, जब ये आप रिजिग्नेशन देना था, आपको पता था
एक डॉक्यूमेंट भी इनको नहीं मिलेगा। एसआईटी को दो, नहीं ईडी भी आने दो, सीबीआई आने दो, किसको भी ये प्रूव नहीं कर सकता क्योंकि डॉक्यूमेंट उधर नहीं मिलेगा। जमीनों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर उत्तराखंड की धामी सरकार का रुख सख्त है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में पूरे प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा अवैध मजारों को हटाया जा चुका है। धामी सरकार का संदेश स्पष्ट है, उत्तराखंड में आस्था का सम्मान होगा, लेकिन उसका दुरुपयोग किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो भी सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने साफ किया कि अवैध धार्मिक संरचनाओं को हटाने का अभियान जारी रहेगा और अगले चरणों में अन्य अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई होगी। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की नीति का हिस्सा है। उत्तराखंड में 400 से ज्यादा मदरसे उत्तराखंड मदरसा बोर्ड और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आते हैं। कई मदरसे ऐसे पाए गए जो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर मौजूद थे, लेकिन इन मदरसों के पास कोई ऐसी वैध सरकारी दस्तावेज नहीं थे जिनके आधार पर इनको चलाने की अनुमति हो। अवैध निर्माण को हटाने में सबसे ज्यादा प्रदेश में वन भूमि और सड़कों के किनारे सरकारी भूमि पर बने अवैध मजार थे, जिनको हटाया गया है। इस दौरान 6500 एकड़ से ज्यादा वन भूमि और अन्य सरकारी भूमियों से अतिक्रमण हटाए गए। स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा को लेकर सीबीएसई ने नए नियम अधिसूचित किए हैं। सीबीएसई ने सभी स्कूलों में हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि वो रियल टाइम ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग के साथ स्कूल के सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स यानी कि प्रवेश और निकास द्वार के अलावा लॉबी, कॉरिडोर, सभी क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी, कैंटीन एरिया, स्टोर रूम, खेल के मैदान और अन्य कॉमन एरिया में सीसीटीवी कैमरे लगाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि इन सीसीटीवी कैमरों में कम से कम 15 दिनों के फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। और 8 प्रमुख उद्योगों आईसीआई का संयुक्त सूचकांक जून महीने में पिछले वर्ष इसी महीने की तुलना में 1.7% बढ़ा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सोमवार के आंकड़ों के अनुसार स्टील, सीमेंट और रिफाइनरी प्रोडक्ट के उत्पादन में पिछले महीने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने कहा मई 2025 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की अंतिम वृद्धि दर 1.2% रही। अप्रैल से जून 2025-26 के दौरान आईसीआई की संचयी वृद्धि दर पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 1.3% अंतिम है। पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन जून में सालाना आधार पर 3.4% बढ़ा। इसका संचयी सूचकांक अप्रैल से जून 2025-26 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में स्थिर रहा। जून में इस्पात उत्पादन में 9.3% की वृद्धि हुई और अप्रैल से जून 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 7.0% बढ़ा। इस बीच सीमेंट उत्पादन में पिछले महीने 9.2% की वृद्धि हुई और अप्रैल से जून 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 8.4% बढ़ा। आईसीआई 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है, जिसमें कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली उद्योग शामिल है। भारत में पिछले 6 वर्षों में बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% हो गई है। साथ ही मुद्रास्फीति भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुई है। ये जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देते हुए कहा कि सरकार ने देश में बेरोजगारी दर को घटाने और महंगाई को 6 वर्षों के निचले स्तर पर लाने के लिए कई उपाय किए हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए अखिल भारतीय वार्षिक बेरोजगारी दर 2017-18 के 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। वित्त मंत्री ने संसद में एक लिखित प्रश्न के जवाब में बताया कि गरीबों और युवाओं की आय को बढ़ाने के लिए
सस्टेनेबल रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, उद्योगों को रोजगार संबंधी प्रोत्साहन जैसे विभिन्न रोजगार सृजन के कदम उठाए हैं। वहीं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार औसत खुदरा मुद्रास्फीति दर सालाना आधार पर 2023-24 में 5.4% से घटकर 2024-25 में 4.6% हो गई है। ये आंकड़ा पिछले 6 वर्षों में सबसे कम है। 2025-26 की पहली तिमाही में सीपीआई और गिरकर औसतन 2.7% रही और जून 2025 में ये 2.1% पर पहुंच गई। साथ ही खाद्य मुद्रास्फीति में 2025-26 की पहली तिमाही में गिरावट जारी रही, जो कि जून 2025 में 1.6% के साथ नकारात्मक हो गई। यह आंकड़ा जनवरी 2019 के बाद सबसे कम है। सरकार ने 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को आयकर से छूट देकर व्यक्तियों की प्रयोज्य आय में वृद्धि की है। आवश्यक खाद्य वस्तुओं में महंगाई को कम करने के लिए भी सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें खाद्य सामग्री के स्टॉक में वृद्धि, आयात और निर्यात प्रतिबंधों की सुविधा, स्टॉक सीमा का विस्तार जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 81 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न वितरण जैसी योजना भी शामिल है। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 47% की जोरदार वृद्धि हुई है। इसी के साथ भारत का इलेक्ट्रॉनिक निर्यात बढ़कर 12.41 अरब डॉलर हो गया है। यह जानकारी वाणिज्य मंत्रालय की ओर से दी गई। कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 60.17% की बड़ी हिस्सेदारी के साथ अमेरिका इस सूची में शीर्ष स्थान पर था। इस दौरान रेडीमेड गारमेंट्स के निर्यात में भी करीब 9% का उछाल दर्ज किया गया है। अप्रैल-जून तिमाही में भारत का रेडीमेड गारमेंट्स का निर्यात 8.81% से बढ़कर 4.19 अरब डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इस अवधि में 3.85 अरब डॉलर था। पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत का आरएमजी निर्यात 10.03% बढ़कर 15.99 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 में ये 14.53 अरब डॉलर था। भारत के समुद्री निर्यात में भी सकारात्मक रुझान देखा गया। चालू वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में समुद्री खाद्य निर्यात 19.45% बढ़कर 1.95 अरब डॉलर हो गया। पूरे वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए समुद्री निर्यात 7.41 अरब डॉलर रहा, जो 4.5% की वृद्धि दर्शाता है। वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में अमेरिका भारतीय समुद्री खाद्य का सबसे बड़ा आयातक रहा है। शंघाई में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी पारंपरिक कला और आभूषण प्रदर्शनी चल रही है। इस प्रदर्शनी में भारतीय कारीगरों और लघु एवं मध्यम उद्यमों के साथ जुड़े लोगों ने कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक देश के विविध रंगों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूतावास प्रतीक माथुर भी शामिल हुए। भारत की दिव्या देशमुख ने फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। 19 वर्षीय दिव्या ने क्वार्टर फाइनल में भारत की ही हरिका द्रोणवल्ली को टाई ब्रेक में मात दी। अंतिम 8 के मुकाबले में दोनों के बीच क्लासिकल गेम ड्रॉ रहा था। भारत की कोनेरू हम्पी पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है। ऐसे में सेमीफाइनल में भी 2 भारतीय खिलाड़ी नजर आएंगी। दिव्या और कोनेरू हम्पी दोनों का ही फाइनल में सामना चीन की खिलाड़ियों से होगा। और आइए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे, और अभी के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।